वेलकम टू PW ओनली आई। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 27 जुलाई 2024 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। ये कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको हम एक एक करके विस्तार से कवर करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ। हमारा फर्स्ट आर्टिकल कारगिल विजय दिवस के बारे में है। कल हमने कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व किया, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट मुर्मू, सभी लोगों ने ट्रिब्यूट पे किया उन सभी सोल्जर्स को जिन्होंने देश के लिए जान दी और कारगिल वॉर में पाकिस्तान को कारगिल के एरिया से भगाकर उस पूरे रीजन को वापस से इंडियन कंट्रोल में रीस्टैब्लिश किया। कारगिल के इस वॉर को जीते 25 साल बीत चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी कल बॉर्डर एरियाज में जाते हैं और वहां पर सोल्जर्स से मुलाकात भी करते हैं। कारगिल दिवस हर साल 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है उन सभी सोल्जर्स की विक्ट्री को ऑनर करने के लिए जिन्होंने कारगिल वॉर में पाकिस्तान को सबक सिखाया। उनकी ब्रेवरी और सैक्रिफाइस को हम उस दिन एक्नॉलेज करते हैं जिन्होंने हमारे देश की सॉवरेनिटी को और इंटीग्रिटी को बचा के रखा। 2024 में कारगिल विजय दिवस का 25th एनिवर्सरी का ओकेशन रहा। कारगिल में हुआ ये वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई के बीच 1999 में होने वाला एक वॉर था, जो कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास में लड़ा गया। इस कारगिल वॉर के दौरान जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ऑपरेशन विजय नाम दिया जाता है। ऑपरेशन विजय, जिसके तहत हमने टाइगर हिल सहित कई सारी की पोजीशन पर वापस से अपने कब्जे को मेंटेन किया, वापस से अपनी पोजीशन को होल्ड किया और जो इलीगल कब्जा पाकिस्तान का था हमने उसे डिस्ट्रॉय किया। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर्स में अगर देखा जाए तो कश्मीर में लड़े जाने वाले वॉर्स हमेशा हाई एल्टीट्यूड वॉर्स रहे। ये बैटल जोन्स जहाँ पे कारगिल वॉर को लड़ा गया ये 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। ये वॉर लगभग 3 महीनों तक चला। इस वॉर को 26 जुलाई 1999 को कंक्लूड किया गया, जब पाकिस्तानी फोर्सेस को फाइनली कारगिल के रीजन से मार के भगाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि इंडिया की ओर से 500 जवान शहीद हुए, जबकि पाकिस्तानी तरफ से भी 1000 सोल्जर्स मारे गए। ये लास्ट कॉन्फ्लिक्ट था जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्टली लड़ा गया। हमारा अगला आर्टिकल है BHU आधार, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आधार। अगर आप BHU में पढ़ते हैं तो आपको कैंपस में जाने से पहले आधार कार्ड दिखाना होगा। एकदम बकवास, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में ये BHU आधार नहीं, भू आधार है। भू यानी कि भूमि, यानी कि लैंड, यानी कि लैंड आइडेंटिफिकेशन से संबंधित एक आधार कार्ड जैसा एक ऐसा नंबर जो लैंड को आइडेंटिफाई करवाएगा, यानी कि भूमि को आइडेंटिफाई करवाएगा, और उसे ही हम कहेंगे भू आधार, BHU भू आधार। कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के पर्पज से रूरल और अर्बन एरियाज में एक प्रॉपर भू आधार को बनाने की बात की गई है, जिसका अनाउंसमेंट यूनियन बजट 2024 में भी किया गया। ULPIN भी नाम दिया जा रहा है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा होगा। ये 14 डिजिट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो किसी भी पीस ऑफ लैंड को ग्रांट किया जाएगा, और ये अटैच्ड होगा उस लैंड के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स के साथ। पहले किया जाएगा डिटेल्ड सर्वे और जियो रेफरेंसिंग की जाएगी, मतलब लोकेशन को रेफरेंस में लेकर ये पूरा आइडेंटिफिकेशन इंश्योर किया जाएगा। ULPIN ये एक सिंगल अथॉरिटेटिव सोर्स होगा लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रांट करने के पर्पज से, जहां पर सभी स्टेक होल्डर्स आराम से ही पता कर पाएंगे कि कौन सी जमीन किससे रिलेटेड है। ULPIN या ULPIN कह देता हूं मैं। ULPIN जो सिस्टम है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है लैंड मेजरमेंट के। इंटरनेशनल लेवल पे ECCMA है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड करता है। और एक है ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम। ये बताते हैं कि जब भी आप लैंड को मेजर करें, उसे आइडेंटिफाई करने का कोई मैकेनिज्म डेवलप करें तो किन बातों को कॉग्निजेंस मिले। ULPIN वही फॉर्मूला इस्तेमाल करता है जो ECCMA रिकमेंड करता है। यहाँ पे उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमने 14 डिजिट का एक यूनिक आईडी तैयार किया है, और प्रॉपर्टी न्यूट्रल आइडेंटिफायर यूनिट जो है वो जो पार्सल जियो रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस के रिकमेंड करते हैं हम उसे भी फॉलो करते हैं। वर्टिसेस मतलब जमीन का कोना। जैसे ये एक पीस ऑफ लैंड है
तो इसमें 4 कोने होंगे, ठीक है। इन चारों कोनों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसे वर्टिसेस कहा जाता है। इससे लैंड का एग्जैक्ट मेजरमेंट आसान हो जाता है। कंप्यूटेशनली जनरेटेड यूनिक आईडी नंबर होगा जो किसी भी जो लैंड पार्सल है उसके वर्टिसेस की जानकारी रखेगा और उसके बेसिस पर हम उस लैंड को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यूएलपीआईएन अभी तक 29 राज्यों में रोल आउट किया जा चुका है, मतलब यहाँ पर जमीन को मेजर करने की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, ये इनिशियल जानकारी है जब 29 राज्य हुआ करते थे, 29 स्टेट्स। अभी हम सभी लोगों को पता है कि स्टेट्स के नंबर 28 हैं जब से जम्मू एंड कश्मीर को यूटी का डेजिग्नेशन दिया गया है। हाल फिलहाल में इसे वाइड स्केल पर 4 स्टेट्स एंड यूटीज में शुरू किया गया। पुदुचेरी, तेलंगाना, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वैसे तो सीधे सीधे कहूँ तो हर राज्य में इस पर काम शुरू हो गया है। कुछ स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश, लद्दाख और JNK, ये भी जो स्वामित्व स्कीम है जहाँ पर जो पहले आबादी लैंड हुआ करती थी, जिस जमीन पर लोग रहते थे, उस लैंड का जो रिकॉर्ड नहीं था उस रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा रहा है, तो उस स्कीम को स्वामित्व स्कीम कहते हैं। तो स्वामित्व स्कीम के विदिन भी ULPIN का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो भू आधार की बातें हो गई। हमारा अगला आर्टिकल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA के बारे में है। पिछले 5 सालों में मारे गए हैं 628 टाइगर्स। चिंता की बात है, ऐसा NTCA कहता है। 96 टाइगर्स 2019 में, 106 2020 में, 127 2021 में, 121 2022 में। बात करते हैं NTCA के बारे में। स्टैच्यूटरी बॉडी है, 2005 में बनाई गई थी। काम है क्लाइमेट को बचाना। काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। सेक्शन 38L क्लॉज 1 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 का है, उसी के तहत इनको बनाया जाता है। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसके चेयरपर्सन होते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, बाकी मेंबर्स के तौर पे काम करते हैं। हेडक्वार्टर्ड होता है ये न्यू दिल्ली में। NTCA पोचिंग को रोक के टाइगर्स को प्रिजर्व करता है। ये टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। रिलोकेट करते हैं ऐसे विलेजेस को, विलेजेस प्रोटेक्टेड एरियाज में से जो, ताकि वहाँ टाइगर्स को बेटर कंजर्व कर सकें। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यही स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है, यही पूरे प्रोजेक्ट टाइगर को देखते भी हैं। कंट्री लेवल असेसमेंट करना हो, टाइगर्स के स्टेटस को मेजर करना हो, ये सारी बातें यही देख रेख करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल सेंट हिलारियन मोनेस्ट्री या तेल आमेर के बारे में है। गाज़ा और इज़राइल के बीच वॉर जारी है। इन बिटवीन पैलेस्टीनियन हेरिटेज साइट सैनी हिलारियन मोनेस्ट्री या तेल आमेर को हाल फिलहाल में यूनेस्को का टैग मिल गया। केवल यूनेस्को का टैग नहीं मिला है, बल्कि इन्हें लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की कैटेगरी में भी डाल दिया गया है। क्या है ये तेल आमेर? ये कोस्टल ड्यून है जो कि नुसेरेट जो म्यूनसिपैलिटी है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, वहाँ पर लोकेटेड है। और मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत इनिशियल मोनेस्ट्रीज में इसको काउंट किया जाता है। मतलब ये 4th सेंचुरी AD के आसपास बनाया गया था। इसे सेंट हिलारियन ने फाउंड किया था, और ये तब एक सोलेटरी हर्मिट्स हुआ करता था जहाँ पे जो मॉन्क्स हैं वो जाके बैठा करते थे, और सिनोबेटिक कम्युनिटी के जो लोग रहते थे, मतलब जो मठों में रहने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें कोइनोबैटिक वॉट एवर इट इज़, आई एम नॉट श्योर। तो ये जो है जो मठ में रहने वाले लोग होते हैं वो वहाँ पे जाके रहा करते थे। ये फर्स्ट मोनेस्टिक कम्युनिटी होली लैंड पर अगर देखा जाए तो यहीं पर स्टैब्लिश की गई थी। इसकी पोजीशन बहुत स्ट्रैटेजिक है, बिकॉज ये ट्रेड और कम्युनिकेशन का जो रूट है एशिया अफ्रीका का, उससे काफ़ी क्लोज है। इसीलिए ये रिलीजियस, कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरचेंज का एक बहुत ही क्रूशियल सेंटर बन गया। बाइजेंटीन पीरियड में इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस हुआ करती थी इस साइट की। हमारा अगला आर्टिकल सिनकुन ला टनल के बारे में है। पहला ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट? क्या ब्लास्ट खतरनाक है? नहीं नहीं नहीं, जब टनल वगैरह बनाते हैं ना तो पहाड़ों में ब्लास्ट करके चट्टानों को तोड़ा जाता है। PM मोदी ने यह पहला ब्लास्ट किया है ताकि हम सिनकुन ला टनल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकें। ये रिमोटली जो लद्दाख का द्रास रीजन है उसको कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश के एरिया से। ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा हिमाचल प्रदेश और यूटी ऑफ लद्दाख को। 4 किलोमीटर लंबा ये ट्विन ट्यूब टनल होगा, मतलब आने और जाने का अलग अलग रास्ता होगा। 15,800 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया जा रहा है नीमू पादुम दारचा रोड पे, जो कि लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ से हैवी मशीनरी का ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। कारगिल, सियाचिन और LOC के बाकी के एरियाज़ में जो ट्रेवल डिस्टेंस को कम से कम 100 किलोमीटर तक घटा देगा।
ट्रैफिक मूवमेंट टनल में इस हिसाब से होगा कि मतलब इससे इतना सिक्योर बनाया जाएगा कि अगर आप लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी सेलिंग करें या मिसाइल फायरिंग करें, चाहे वो चाइना की ओर से हो, पाकिस्तान की ओर से हो, ये टनल उससे सुरक्षित रहेगी, इसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारा अगला आर्टिकल रिवैम्प्ड मॉडल स्किल लोन स्कीम के बारे में है। अभी मैं अपने गांव गया था, मेरी मुलाकात मंगरू से हुई। मंगरू बड़ा परेशान दिख रहा था। मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोला सर कोई काम नहीं। मैंने कहा तो कुछ काम करो ना। बोला सर काम मिलता नहीं। मैंने कहा कि कुछ अपना बिजनेस शुरू करो, कुछ अपना काम शुरू करो। बोला कि सर मैं अपना कुछ काम शुरू तो कर लूँ लेकिन मुझे कुछ आता ही नहीं। मैंने कहा तो कुछ नहीं आता तो कुछ सीखो ना, कोई काम सीख लो। बोला सर मैं क्या काम सीख लूँ? मैंने कहा एक काम करो, तुम वेल्डिंग का काम सीख लो जिसमें लोहा जोड़ते हैं और फिर कुछ हार्डवेयर के सामान बनाते हैं, और कुछ अपनी दुकान खोल लो, बढ़िया बिजनेस करो। मंगरू का कहना था कि सर आपके कहने पे चलिए मैं सीख भी लूँ वेल्डिंग का काम तो मेरे पास दुकान खोलने को पैसा कहाँ है, मैं कैसे दुकान खोलूँगा? मैंने कहा टेंशन की बात नहीं है, अगर आपके पास कोई बढ़िया से स्किल है ना तो सरकार आपको 7.5 लाख रुपए तक का लोन दे देती है ताकि आप अपना बिजनेस शुरू कर सको। तो मंगरू वॉज लाइक कि सरकार मुझे लोन देगी? मैंने कहा सरकार कहाँ लोन देती है, लोन तो बैंक देता है ना। तो मंगरू ने कहा बैंक फिर मुझे तो लोन नहीं देगा। मैंने कहा बैंक तुम्हें लोन क्यों नहीं देगा? बोले बैंक वाले कहते हैं कि हम पैसा डिफॉल्ट कर जाएंगे, खा जाएंगे, और हमारे पास तो ज़मीन भी नहीं कि वो उस पैसे की वसूली कर सकें। मैंने कहा टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि बैंक आपको आपका बिजनेस शुरू करने के लिए जो लोन देगा उसमें बैंक को गारंटी मिलेगी 75% रिटर्न की सरकार की ओर से। अगर आप पैसा वापस नहीं कर पाओगे तो 75% अमाउंट सरकार वापस कर देगी। मंगरू का कहना था सर उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं मेहनत करके अपना बिजनेस चलाऊंगा और बैंक का सारा पैसा लौटा दूंगा। अगर मुझे 7.5 लाख रुपए लोन में मिल जाएंगे तो मैं ज़रूर से वेल्डिंग का काम सीख लूंगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने मंगरू से कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, ये आर्टिकल बच्चों को समझा देता हूँ, फिर हम बाकी की बातें करते हैं। लेकिन मंगरू माना ही नहीं, वो भागकर वेल्डिंग का काम सीखने चला गया। तो मंगरू तो चला गया, हम आर्टिकल की बाकी बातें कर लेते हैं। एक्चुअली में ये सारी सुविधा मॉडल स्किल लोन स्कीम के तहत दी जा रही है, और ये मॉडल स्किल लोन स्कीम क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट का मतलब एक उसी के तहत जो 2015 में लॉन्च किया गया था, ये उसी का हिस्सा है, जहां पर ये कोशिश की जा रही है कि लोग नई स्किल सीखें और उसके लिए उन्हें वेंचर शुरू करने के लिए फंड किया जाए। ये इनिशिएटिव अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में लोगों को मदद देगा कि वो अगर कोई अच्छी ट्रेनिंग अवेल कर सकते हैं तो उसके बाद उन्हें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो नया बिजनेस भी शुरू करें। ये जो गारंटी स्कीम है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर दी गई है। एक्चुअली में अगर आप देखो तो ये जो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट थी, ये तो 2015 से चल रही थी। अभी इसको रीवैम्प किया गया है, मतलब इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। तो पहले क्या था और अभी बदलाव क्या किए गए हैं? अभी सरकार ने बोला है कि वो 75% लोन अमाउंट पे गारंटी देंगे। पहले केवल 1.5 लाख मिलते थे बिजनेस शुरू करने के लिए, अब 7.5 लाख मिलेंगे। पहले केवल प्राइवेट, पब्लिक और फॉरेन बैंक्स ही ये लोन दे सकते थे। अब इंडियन बैंक एसोसिएशन और बाकी के जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, वो भी अगर लोन देंगे तो उनको भी क्रेडिट गारंटी मिलेगी। कोर्स का एक्सेस बढ़ा दिया गया है। पहले देखो जो ये स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क था, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसमें जो स्किल्स आती थी केवल वही कवर होती थी। अब कई सारी और स्किल्स ऐड कर दी गई हैं, तो जो स्किल कोर्सेज वगैरह ऐड किए गए हैं वो उनकी जल्दी ही अपडेट हमारे सामने आ भी जाएगी। ये तो पूरी लोन स्कीम हो गई। हमारा अगला आर्टिकल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के बारे में है। इंडियन आर्मी का कॉन्टिजेंट एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के लिए मंगोलिया के उलान बटार पहुंच चुका है। 27 जुलाई तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है, मतलब 27 जुलाई से शुरू हो रहा है, आज से शुरू हो रहा है और ये 9 अगस्त तक चलेगा। ये देखो पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। जैसे यूएन की पीस कीपिंग के लिए फोर्सेस जाती हैं और वो सिक्योर करती हैं किसी भी एरिया को, तो उसी पर्पज से इसको भी शुरू किया गया है। यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन है जो कई सारी कंट्रीज मिलकर यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करती हैं। यूएन डॉक्ट्रिन जो है पीकेओ का, पीकेओ मतलब पीस कीपिंग ऑपरेशंस का, उसके लिए एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो, कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस किया जाए, यही पर्पज़ होता है इसका। 2003 में इसे यूएस और मंगोलिया की आर्म फोर्सेस ने शुरू किया था। 2006 में इसे मल्टी नेशनल बनाया गया और इस साल तो देखो 21st इसका इटरेशन है जहाँ पर कई सारे देश हिस्सा ले रहे हैं। तो ये तो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के बारे में बात हो गई। पिछले सेशन में मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे। एक था यूनेस्सी के बारे में, केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है।
दूसरा क्वेश्चन जो है वो ODF प्लस विलेजेस के बारे में था, 1, 2 एंड 4 सही है। और जो तीसरा क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं था, ठीक है छोड़िए इसको। अगला ये देखिए, ओके हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। ये यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में है। ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कंप्यूटेशनली जनरेटेड यूनिक आईडी होगी और ULPIN जो है ये नेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अडियर नहीं करेगा। बताइए कौन सा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन NTCA के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज चेयरपर्सन होते हैं। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के वाइस चेयरपर्सन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशन एक्सरसाइज है। ये बायलैटरल इवेंट के तौर पे शुरू हुई थी 2003 में और ये यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस के कमांड वगैरह को संभालती है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट। सेशन की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे QR कोड स्कैन करिए और ज्वाइन करिए। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद।